Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. Hope you all are good. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे आई थिंक. अभी हम आज के इस वीडियो में काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं. दिस वीडियो इज़ अबाउट द B.Ed सेकेंड ईयर कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग. ठीक है. और बेसिकली अगर हम बात करें जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट के पर्पस से और आपके इंटर्नशिप पर्पस के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड द रिमीडियल टीचिंग, है ना. तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इस टॉपिक को कंसीडर कर सकते हैं. और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिटेल डिस्कस करेंगे. तो इससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है जो कि आपका इंटर्नशिप में मार्क्स को कंसीडर करता है. तो हियर इज़ द टॉपिक डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग. इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे. बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एजुकेशन. तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना वो एजुकेशन की कंटेक्स्ट में बात करेंगे. डायग्नोस्टिक जो ये टर्म है आपका टर्म डायग्नोस्टिक कहीं ना कहीं आपके कहाँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है. आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो. ठीक है. तो डायग्नोस्टिक टर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम एक स्कूल में इंटर्नशिप में आप जानते हो कि क्या हम टीचिंग करने जाते हैं. ठीक है. किसी स्कूल में गए हैं टीचिंग करने में और जो भी क्लास हमको अलॉट हुई है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्लो लर्नर मिलेंगे आपको जिनको अपने क्या है अपनी स्टडी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो चीज़ों को पढ़ने के लिए एबल नहीं हैं. बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो फेल हैं. ठीक है. तो फेल होने के साथ साथ वो चीज़ों क्लास को पास नहीं कर पा रहे हैं और अल्टीमेट उसका वही रिजल्ट है वो अपने स्कूल को छोड़ के भाग जाते हैं. तो कम से कम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपकी शिक्षा में लर्निंग आउटकम में जो भी कठिनाइयाँ हैं उस एरिया के बारे में बात करता है ना. जो आपको स्कूल में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपको लर्निंग से रिलेटेड अधिगम से रिलेटेड उसके बारे में बात करता है कौन, आपका डायग्नोस्टिक. और अगर हम बात करते हैं, अगर हम कुल मिला के इसको अगर हम हटाते बात इसकी हिंदी की अगर हम बात कर देते हैं इस टर्म की, तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट को तो इसको हम लोग निदानात्मक परीक्षण बोल सकते हैं. ठीक है. मतलब निदान करना. हम ना किसी चीज़ को क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे फिर इसके बाद उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको ये टर्म बताया डायग्नोस्टिक. आप इस टर्म को ध्यान रख सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में सीधे सीधे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते किसको है हम और हम करेंगे क्यों, है ना. तो मैंने आपको बताया ऊपर में पहले वाले स्लाइड में आपको यही बताया कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन को प्रॉब्लम को निकालने के लिए, प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग में आपके स्कूल में आपके शिक्षण में जो भी नवीन कमियां या आ रही हैं, जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमको डायग्नोस करना है. यानी कि हमको कमियों को बाहर निकालना है और कमियों को बाहर निकाल के क्या करना है, हमको उसका उपचार करना है, यानी कि उसकी रिमेडी करनी है. तो डायग्नोस्टिक टर्म और दूसरा टर्म है आपका रिमीडियल टर्म जिसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो ये टर्म कहीं ना कहीं आपका एक साथ चलता है. तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिमीडियल टेस्ट देखते हैं क्या है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण. तो यहाँ पे हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण. तो डायग्नोस्टिक इज़ अ वर्ब दैट मीन्स द आइडेंटिफाई, यानी कि चीज़ों को पता लगाना. चीज़ों को पता लगाना मतलब डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को पता लगाना या पर्टिकुलर दैट एरिया जहाँ पे हमें को डिफ़िकल्टी हो रही है. ठीक. दूसरा है डिटरमाइन. डिटरमाइन का मतलब होता है कि चीज़ों को खींचना, आइडेंटिफाई करना. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, फिर पिन आउट करना जो भी आपकी समस्या है. नेक्स्ट है रिकोगनाइज करेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंडिविजुअल, पेक्यूलर एंड प्रॉपर. पर ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिकोगनाइज करता है कि उसको लर्निंग में या अधिगम में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो करके बात को ख़त्म कर सकते हैं. तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं. ठीक है. मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ वन काइंड ऑफ एजुकेशनल टेस्ट, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट एक तरीके का क्या है, शिक्षा का एक टेस्ट है. एजुकेशनल कंटेक्स्ट में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टीचर होता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा क्या करेगा, छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनका निदान करने की कोशिश करेगा. ठीक है. चाहे वो अपने पर्सनल बेसिस पे करे और निदान करके क्या करेगा, उनकी डिफ़िकल्टी का उनको सोल्यूशन देगा. तो हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में सबसे पहले लर्निंग अधिगम, यानी कि अधिगम में जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. तो डायग्नोस्टिक टीचिंग या टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक टर्म क्या है, तो अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो कुल मिला के डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर इसके हम हिंदी रूपांतरण की बात करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया निदान, है ना. तो निदान का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ का रीज़न जानने से, है ना, रीज़न
रीज़न बोल सकते हैं आप, या कारण भी बोल सकते हैं कि क्या कारण है ना। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि डायग्नोसिंग का ये मतलब है। आप इस मीनिंग को भी लिख सकते हैं, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डायरेक्ट डॉक्टर देख कर आपको ट्रीटमेंट नहीं करता है ना, वो पहले आपके सिम्टम्स को जानेगा, फिर आपको हो सकता है अल्ट्रासाउंड करे या आपके डिजीज़ के बारे में पूछे कि आपको कैसा कैसा समस्या है, तो आपके सिम्टम्स और साइन की बेसिस पे क्या करेगा, आपको दवा देगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी वही काम करेगा कि आपके बच्चों को जो अधिगम से संबंधित क्या है, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनकी नॉलेज निकालेगा और उनकी कठिनाइयों का क्या करेगा, वो निदान करेगा या उनके बारे में बात करेगा, है ना। बेसिकली डायग्नोस्टिक जो मीन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डिफिशियंसी, कमियां और कठिनाइयों को दूर करेगा। ओके, चलिए बात करते हैं। Diagnostic test is one kind of educational test. A diagnostic test is a test that help the teacher and learner identify the problem that they have the language, है ना। यानी कि कुल मिला के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक टीचर को हेल्प करता है कि जो लर्नर की प्रॉब्लम है उसको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। द टेस्ट used to obtain the evidences of people difficulties in academic achievements are known as the diagnostic test। कुल मिला के ये टेस्ट हम जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को मतलब उसकी एकेडमिक अचीवमेंट में जो भी उसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसको ज्ञात करने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक it measures how much a student has not be able to achieve in the normal teaching process and why। हम को कुल मिला के डायग्नोस्टिक टेस्ट ये मेज़र करता है कि जो बच्चा अपनी अचीवमेंट को, यानी कि लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है, अधिगम जो प्रोसेस है, उसको क्यों नहीं अचीव करने पा रहा, बच्चा एबल क्यों नहीं है, चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, किस एरिया में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बारे में बात करता है कौन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट साइड में हम बात करते हैं मीनिंग का मतलब अर्थ क्या हुआ, मैंने अर्थ आपको पहले ही बताया, किसी भी चीज़ का पता लगाना, है ना। तो इसमें अगर हम बात कर सकते हैं तो एज वी नो दैट कि एज वी नो अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ वन काइंड ऑफ एजुकेशनल टेस्ट। द एजुकेशनल टेस्ट हैव टू फंक्शंस, है ना, टू फंक्शन और पर्पस प्रोग्नोस्टिक पर्पस एंड द डायग्नोस्टिक पर्पस। प्रोग्नोस्टिक पर्पस का मतलब है कि जो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ, कमी को पता लगाना, और प्रोग्नोस्टिक मतलब पर्पस का मतलब है कि पता लगाकर उसको फ्यूचर में कैसे वो प्रोग्रेस कर सकता है उसके बारे में पता लगाना। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिक मीन्स टू मीजर द एक्सटेंट एंड द लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम अटेनमेंट ऑफ दिस। यानी कि प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे का लेवल है लर्निंग आउटकम का, वो बच्चा कितना समझ रहा है, किस लेवल पे है बच्चा, तो उसको पहचानना और पहचान कर उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। और डायग्नोस्टिक मीजर्स स्टूडेंट आर इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज एंड स्कूल। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको मेजर करेगा बच्चे की किस टर्म में, अगर बात करते हैं तो उसकी नॉलेज में कि उसकी ज्ञान में कहाँ कमी है और उसकी स्किल में कहाँ कमी है। अ टीचर यूज्ड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू असेस द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन स्पेसिफिक एरिया। एक टीचर क्या कर सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज़ करके बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकता है और बच्चे की वीकनेस के बारे में कि वो किस एरिया में पर्टिकुलर क्या है, वीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मीनिंग यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप बुक में से डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गुड का ये कहना है डायग्नोस्टिक मीन्स टू बिल्ड अप फॉर्म ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू डिफिकल्टीज एंड लिमिटेशंस। इनका कहना है डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके की लर्निंग रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं उनको क्या करना, उनके लिए एक बिल्डिंग बनाना। यानी कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द योकिम एंड द सिम्पसन diagnostic works as to gain knowledge or difficulties through its sign and symptoms. There is a clarification of difficulties related fact। यानी कि कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक किस तरीके से काम करता है कि मतलब किस तरीके से काम करता है, जो बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, जो तो कैसे पता लगेगा बच्चे का कोई भी डिफ़िकल्टी या लर्निंग एरिया में प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसके साइन देखेंगे और कहीं ना कहीं ये आपको क्या करेगा, ये क्लेरिफाई करेगा कि बच्चा को मैथ्स में प्रॉब्लम है कि साइंस में प्रॉब्लम है कि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से फैक्ट में प्रॉब्लम है। तो इस बात की जानकारी आपको कौन दे सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ डायग्नोस्टिक। डायमेंशन का मतलब है आयाम, क्या क्या आयाम हो सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, आप यहाँ देख सकते हैं। हु कैन कंडक्ट, कौन कंडक्ट करा सकता है, टीचर या रिसर्चर, ठीक है। कहाँ पे हो सकता है, स्कूल, होम, वर्क प्लेसेस। किस पे हो सकता है, लर्नर्स पे, यानी कि जो प्रोसेस में है, जो लर्निंग कंडीशन में, यानी कि स्टूडेंट्स पे किया जा सकता है, या प्रॉब्लमेटिक चीज़ों पे किया जा सकता है। फिर पर्पस क्या होता है करने का, साइंटिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर इन अ पर्टिकुलर एरिया। हम बच्चों के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की और वीकनेस की पहचान करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में उनको जहाँ भी दिक्कत हो रही है उसकी पहचान करने के लिए यूज़ करते हैं किसको, डायग्नोस्टिक टेस्ट को। लेंथ ऑफ टाइम फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई लेंथ नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। टीचर को जैसा टाइम मिलेगा उसके हिसाब से उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है। टेक्निक भी अगर हम बात कर सकते हैं तो टेस्ट ले सकता है टीचर, ऑब्जर्वेशन ले सकता है, बच्चे का इंटरव्यू ले सकता है और उसका असेसमेंट भी कर सकता है थ्रू द ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल, व्हाटएवर टीचर को जो भी सुटेबल लगे। नेक्स्ट है सीक्वेंस, लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका एक सीक्वेंस प्रॉब्लम होगा, यानी कि सबसे पहले कि टीचर क्या कर सकता है, बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा, फिर उसको आइटम करेगा फिर उसकी जैसी नीड होगी, उसका जैसा लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या देगा, रेमेडी देगा। फिर क्या हो सकता है, मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएबल थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सपोर्ट क्या हो सकता है, लर्नर से सपोर्ट ले सकता है टीचर, यहाँ पे पेरेंट्स से ले सकता है, टीचर से भी ले सकता है। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ, आप इस फ्लो चार्ट से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि असिस्ट टीचर टू गेन, टीचर को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले टीचर को करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिचुएशन, बच्चे की करंट सिचुएशन से उसको फेमिलियर होना है कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है ना, उसकी फैमिली कैसी है, बच्चा स्टडी में कैसा है, वो हेल्थ उसका कैसा है, फिजिकली कैसा है, वो मेंटली कैसा है, तो इनके बारे में बात कर सकता है टीचर। तो टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे पे अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे दे रखा है नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव। फिर टीचर को ये नॉलेज रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं जो भी उसकी सिचुएशन है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में हो सकता है कि हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तब एक टीचर एक्शन ले सकता है और एक्शन लेकर क्या कर सकता है, उसके लर्निंग आउटकम को बेटर पढ़ा सकता है। यानी कि सपोज़ कीजिए एक टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लेता है, फिर टेस्ट के बाद उसको ये आइडेंटिफाई होता है कि मेरा ये टॉपिक बच्चों को, बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा टीचर, अगली बार उस मेथड से उसी टॉपिक को उसी मेथड से नहीं पढ़ाएगा ना, मेथड को चेंज करने की कोशिश करेगा, वो अच्छा एक एक्शन लेकर क्या करेगा, उसके लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी करेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपरेशन ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे तैयार करेंगे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन ईदर बी स्टैंडर्डाइज हो सकता है, टीचर मेड हो सकता है, टीचर बिसाइड्स मोर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का यहाँ पे पर्पस है कि एक ही टीचर क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, और फाइनेंशियली भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी टीचर क्या कर सकता है, देख सकता है, टाइम के कॉस्ट में इकोनॉमिकल होना चाहिए और मनी के कॉस्ट में भी। आर ऑल्सो मोर इफेक्टिव एज ईच टीचर कैन फ्रेम इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्टूडेंट। और बेसिकली और इफेक्टिव तब हो सकता है जब टीचर क्या कर सकता है, उस टेस्ट को अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और बच्चे की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर सकता है। तो इस बात का ख्याल टीचर को रखना पड़ेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ स्टेजेस हैं, आप इन स्टेजेस को देख सकते हैं। स्टेजेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होता है, आपको अगर प्रॉब्लम मिल गई तुम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, हम सारी तरीके की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि हमको कैसे पढ़ाना उस बच्चे को। फिर राइटिंग द आइटम्स, फिर हम एक एक आइटम को लिखेंगे कि हाँ इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और उसको 1 2 3 करके कैटेगराइज करेंगे। फिर उसी बच्चे की पर्टिकुलर नीड और प्रॉब्लम से रिलेटेड एक टेस्ट को तैयार करेंगे जिसको हम बोलेंगे असेंबलिंग द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को तैयार करेंगे हम, उसके पर्टिकुलर जिस भी यूनिट में प्रॉब्लम है, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर टेस्ट लेने से पहले बच्चे को हम एक डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि उस टेस्ट को कैसे करेगा, ठीक। फिर इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड द मूविंग स्कीम। फिर हम टेस्ट तैयार करने के बाद जब डायरेक्शन दे देंगे तो बच्चा, जाहिर सी बात है, उसके लिए हमको क्या, उसकी स्कोरिंग की भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी और स्कोरिंग की प्रिपेयर करने के बाद हमको बच्चे को टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट लेकर रिसीव करना पड़ेगा। तो ये स्टेजेस आएंगी आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रिपेयर करने में। तो होपफुली आपको स्टेप्स क्लियर होगा, आप इन स्टेप्स को लिख सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स।
टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट कितने कितने तरीके के हो सकते हैं। प्री टेस्ट हो सकता है, मतलब कि कंटेंट और एबिलिटी के बेसिस पे आप बच्चे का एक टेस्ट ले सकते हैं। बच्चे का सेल्फ क्या असेसमेंट कर सकते हैं, तो जिसमें क्या होगा, बच्चा अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करेगा अपनी कंपटेंसीज के बेसिस पे। फिर बच्चे से आप डिस्कशन कर सकते हैं और एक ब्रॉड रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि बच्चे का पर्टिकुलर कंटेंट स्पेसिफिक एरिया कैसा है, कहाँ पे एक्चुअली वीकनेस आ रही है। फिर बच्चे का आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं, चाहे वो ब्रीफ में ले सकते हैं, वो प्राइवेट ले सकते हैं, 10 मिनट का इंटरव्यू भी ले सकते हैं हर बच्चे का, ताकि वो बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम को और बाहर निकालने में कोशिश करेगा। फिर मेथड की अगर हम बात करते हैं तो मेथड में सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जर्वेशन मेथड और टेस्टिंग मेथड। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी बच्चे को एक टास्क दे देंगे और वहाँ पे वो बच्चे को बिठा देंगे और उन बच्चों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो ऑब्जर्व करके भी क्या करेंगे, उनकी कमियों को ढूंढेंगे कि बच्चा प्रॉपर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा है कि साइंस नहीं पढ़ रहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पीरियड रख सकते हैं और बच्चे को ऑब्जर्व करके उसकी प्रॉब्लम को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका टेस्टिंग मेथड। तो टेस्टिंग मेथड में बच्चे से टेस्ट ले सकते हैं, तो वो टेस्ट कैसा हो सकता है, ओरल हो सकता है, ठीक है, रिटेन हो सकता है, ठीक, इसके अलावा प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो ये 3 तरीके का टेस्ट क्या कर सकता है टीचर बच्चे का ले सकता है, जिससे बच्चे को क्या हो सकती है, उसको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आई होप फुली आपको मेथड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, ये कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, हम इन्हें ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्री असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है। तो प्री असेसमेंट में डायग्नोस्टिक यानी कि चीज़ों को क्या करते हैं आपको पहले से पता है, जैसे प्री टेस्ट हो गया, आपको ऑब्जर्वेशन हो गया, जर्नल्स हो गया, लॉग्स हो गया, क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है ना। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जैसे एक यूनिट पढ़ाने के बाद टीचर ने तुरंत यूनिट टेस्ट ले लिया, है ना, तो वो उससे क्या हो गया, वो फॉर्मेटिव, यानी कि सिलेबस के साथ साथ चलता चला जा रहा ऑन गोइंग प्रोसेस। समेटिव क्या होता है, एक फाइनल एग्जाम होता है कि हम पूरे साल पढ़ते हैं और लास्ट में एक एग्जाम देते हैं। और फॉर्मेटिव क्या होता है, 2 महीने में या एक महीने में जो एग्जाम्स होते हैं उनको हम फॉर्मेटिव। तो उसके लिए बच्चा टीचर क्या करा सकता है, क्विज करा सकता है, डिस्कशन कर सकता है, असाइनमेंट करा सकता है, प्रोजेक्ट बना सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकता है, ये पोर्टफोलियो के थ्रू भी कर सकता है, पोर्टफोलियो बना के भी कर सकता है, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कर सकता है। और समेटिव असेसमेंट या फाइनल में क्या कर सकता है, टीचर एक टेस्ट बना सकता है, पोर्टफोलियो बना सकता है, प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकता है उसकी प्रॉब्लम को पता, और स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाईलाइटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल यूज इन द, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मटेरियल यूज इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम क्या क्या मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट रिकॉर्ड ले सकते हैं बच्चे का, देख सकते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना कम नंबर अचीव किया या किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा। फिर पीपल का रिटन वर्क, उसका हम रिटन वर्क भी देख सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से क्लास का वर्क करता है लिखने वाला या नहीं करता है। फिर उसका ओरल वर्क भी देख सकते हैं, बच्चे को खड़ा करके आंसर पूछ सकते हैं, उसका एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर बच्चे की काम करने की हैबिट को देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ और रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, गाइडेंस एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड डेटा, यानी कि बच्चे का एक जो गाइडेंस एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड डेटा होता है बच्चे का इकट्ठा किया जाता है, आप उसको चेक कर सकते हो। फिर बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हो, और इसके अलावा पेरेंट्स से भी आप बात कर सकते हो। तो कुल मिला के ये मटीरियल यूज़ कर सकते हैं हम कहाँ कहाँ पे, जब भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है बैरियर्स इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ रुकावटें आती हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, एटीट्यूडनल चेंज, यानी कि टीचर का एटीट्यूड हो सकता है, चेंज हो सकता है, और बच्चे का भी हो सकता है, दोनों का एटीट्यूड मैटर करता है एट द टाइम ऑफ सिचुएशन। फिर विल पावर एंड द पेशेंस ऑफ द टीचर। देखिए टीचर के पास इतना लोड होता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है, ये सारी चीज़ें कराना है, तो टीचर का जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और टीचर भी अपना विल पावर खो देता है। फिर टाइम शेड्यूल नहीं हो पाता है, टीचर कब बताएगा, क्लास के पहले बताएगा कि क्लास के बाद में बताएगा कि घर पे बताएगा कि कहाँ बताएगा, स्टाफ रूम में, वॉट एवर एनी प्लेस। फिर फॉल्टी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो हमने बच्चे का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जिस बच्चे में इसको स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो डेटा में कुछ फॉल्ट हो, है ना, कुछ गड़बड़ी हो, मिस इंटरप्रेट रिपोर्ट हो। फिर सीक्वेंस ऑफ द स्टडी, हो सकता है बच्चे को हम प्रॉपर तरीके से सीक्वेंसली नहीं पढ़ा रहे, हो सकता है बच्चे को हम डिफ़िकल्ट टॉपिक पहले पढ़ा दे रहे, इजी टॉपिक को छोड़कर। फिर है मेंटेनिंग रिकॉर्ड इनफेयरली और ये कास्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप इन बैरियर्स को चेक कर सकते हैं, बैरियर्स इन द डायग्नोस्टिक टीचिंग में। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम किस निष्कर्ष पे निकले। देखो बेसिकली कंक्लूजन में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है ना, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग आपको पता है कि बहुत सारे स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकता है, पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में क्या है, लिमिटेड नहीं है। अगर हम बात कर सकते हैं तो ये इस बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे को राइटिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है,
है ना। और इसके अलावा स्पेलिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है बच्चे को, ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है। फिर ग्रामर में मिस्टेक करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, उनका मैथ्स वीक हो सकता है, साइंस वीक हो सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, आपका स्पेसिफिक एरिया में बच्चे की डायग्नोस्टिक चीज़ों को पता करके उनकी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। तो जैसे जो भी चीज़ें आपको पता चलेगी कि बच्चा क्या है, इन चीज़ों में वीक है, तो हम उस पर फटाक से क्या कर सकते हैं, इमीडिएट रेमेडी दे सकते हैं। और बेसिकली ये आपको तभी पता चलेगा जब बच्चे का प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली तो यही पर्पस होता है कि जो भी कंटेंट टीचर डिलीवर कर रहा है, बच्चा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, टीचर की बातों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, टीचर इसको डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको पता है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इट इम्प्लाइज अ डिटेल स्टडी ऑफ और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई करता है कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, स्टडीज़ में बच्चे की, उसको ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ द डिफ़िकल्टीज वेयर द लर्नर कमिट्स एरर। यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ये पहचानता है कि बच्चे का डिफ़िकल्टी एरिया कहाँ है और उस अपनी गलती को क्या करता है, वो कमिट करता है। फिर आफ्टर लोकेटिंग द एरिया वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज द टीचर कैन एडवाइज स्ट्रेटजीज टू रिमूव द प्रॉब्लम इन लर्निंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चे का वो एरिया लोकेट कर देगा कि बच्चे को किस एरिया में डिफ़िकल्टी है, उसी हिसाब से टीचर क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करेगा और स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके उसकी लर्निंग में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या जिस भी टॉपिक को डील कर रहे हैं, तो उसमें एक फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपका होगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपका नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर रोल नंबर, फिर क्लास, स्कूल, जहाँ पे भी आप पढ़ाने गए हैं, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उसका, फिर सब्जेक्ट में साइंस, बायो, वॉट जो भी ले सकते हैं, फिजिक्स प्लस मैथ्स, यानी कि किसी का भी ले सकते हैं, फिजिक्स का भी ले सकते हैं, मैथ्स का भी ले सकते हैं, साइंस का भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी। किस यूनिट से क्वेश्चन बनाएंगे आप ये ले सकते हैं, कितने मार्क्स का बनाएंगे, जैसे 50 का बनाएंगे, ठीक है, और टाइम कितना देंगे, 2 घंटा देंगे, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको वहाँ पे मेकअप करना पड़ेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जब क्वेश्चन पेपर बन जाएगा तो अंडरस्टूड है, आपको आंसर की भी चाहिए होगी, तो आप आंसर की भी बनाएंगे। और आंसर की बनाने के बाद आपको मार्क लिस्ट बनानी पड़ेगी। मार्क लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, मैंने एज अ सैम्पल के तौर पे रखा हुआ है यहाँ पे केवल एक। तो पहले वाले कॉलम में आप स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं, दूसरे में टोटल नंबर, तीसरे में ऑब्टेन मार्क्स। स्टूडेंट नेम में आपका 1 2 3 जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए 1 से लेके 50 तक बच्चे हैं। टोटल नंबर में आपने 50 नंबर का पेपर मान लीजिए बना दिया है, और बच्चे को मान लीजिए 30 मिला है, किसी को 25 मिला है, 35 मिला है, तो ऐसे आपको पूरा लास्ट तक करना है। तो ये फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को मार्क लिस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम आने के बाद रेमेडी। रेमेडी क्या होती है, एक्सक्यूज मी, रेमेडी आपको अच्छे से पता है। रेमेडी कब करता है डॉक्टर भाई, जब हमको क्या कहता है, हमारे कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं हमको ये प्रॉब्लम है, आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं वर्ड ये जो है ना, मेडिकल वर्ड से आया हुआ है, मेडिकल फील्ड से, जहाँ पे हम बीमारी का पता लगाकर उसको एक रेमेडी देते हैं। यानी कि आपका अगर रोग पता चल गया है तो हम उसका उपचार भी कहीं ना कहीं कर लेंगे। यानी कि आपको अगर प्रॉब्लम पता चल गई है, डिफ़िकल्टी पता चल गई है, तो हम उसका रेमेडी भी कर लेंगे। तो हम इसको हम रिमेडियल टीचिंग को अगर हम बात कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, तो इसको हम बोल सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण एक तरीके से आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जो कि डिफ़िकल्टी एरिया में उसको करेक्शन किया जाए। और बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे रिमूविंग पीपल द लर्निंग डायरेक्शंस या डिस्टॉर्शन, जो उनकी अधिगम की कमियां हैं उसको दूर करेगा, सब्जेक्ट मैटर की डिफ़िकल्टी को ख़त्म करेगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। दैट द यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वाइल लर्निंग इट इज़ द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप कैरीड आउट एंड आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की जस्ट बात क्या हो गया, हमारे रिमीडियल टीचिंग। यानी कि अगर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लिया है देन रिमीडियल टीचिंग प्रोसेस, यानी कि ये दोनों जो टर्म है कहीं ना कहीं क्या है, एक साथ चलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान सकते हैं। तो दैट इज़ द लाइटली इंट्रोडक्शन ऑफ द रिमीडियल टीचिंग। बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग की बात
सीधे सीधे शब्दों में करते हैं कि पर्टिकुलर हम ये बोल सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टीचिंग बच्चे की बीमारी का पता लगाने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग कहलाता है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो द स्ट्रेटजी यूज टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द लर्नर इज रिमीडियल टीचिंग, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा तरीका है बच्चे की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए रिमीडियल टीचिंग, ठीक है, या लर्निंग में उसको जो भी प्रॉब्लम है। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लीड्स टू रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या प्रोसीड करता है किसकी तरफ, रिमीडियल टीचिंग की तरफ, इन विच क्वालिटी इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज प्रिपेयर्ड फॉर क्वालिटी लर्निंग एडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ग्रुप। हम रिमीडियल टीचिंग एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर बच्चे के ग्रुप के लिए कर सकते हैं। पर्टिकुलर बच्चे के ग्रुप के लिए करेंगे हम तभी कर सकते हैं जब बच्चे का प्रॉब्लम सेम हो। तो बच्चे की नीड को ध्यान में रखना है कि उसको किस एरिया में प्रॉब्लम है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमको उसको रेमेडी देनी है। ऐसा नहीं है कि बीमारी कुछ और है और दवा किसी और चीज़ की जा रही है, यानी कि बच्चे का प्रॉब्लम कुछ और है और हम बात कहीं और कर रहे हैं, बच्चे की डिफ़िकल्टी का एरिया कुछ और है और हम रेमेडी किसी और चीज़ की दे रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि अगर आपको गलत दवा दे दी जाएगी तो आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, यानी कि डॉक्टर आपको दवा उसी के हिसाब से देता है जो आपको बीमारी होती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, दस द मेन पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज टू स्पॉट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ पीपल विद व्यू डेवलपिंग करेक्टिव मेजर्स टर्म्ड एज द रिमीडियल टीचिंग। कुल मिला के हम रिमीडियल टीचिंग का मेन पर्पस ये होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से जो भी उसकी प्रॉब्लम अराइज हुई हैं उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टी को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा और उसको करेक्ट किया जाएगा। उसी को हम बोल सकते हैं रिमीडियल टीचिंग। चाहे टीचर इसके लिए कोई भी मेथड अडॉप्ट करे, कोई भी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करे, बस वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनीशन। डेफिनीशन आप लिख सकते हैं आपकी जैसी इच्छा हो। यहाँ पे मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। रिमीडियल टीचिंग इज़ द एजुकेशन एक्टिविटी एम्ड एट द रिमूविंग डिफिशेंसी इन नॉलेज और स्किल। कुल मिला के रिमीडियल टीचिंग जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटी का एक उद्देश्य मेन ये है कि बच्चे की जो डिफिशेंसी है नॉलेज की और स्किल की उसको वो दूर करेगा। फिर है रिमीडियल टीचिंग इज़ अ मोरल बिल्डिंग एंड द इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइजेस फॉर द स्टूडेंट। कुल मिला के रिमीडियल टीचिंग बच्चे को एक मोरल बिल्डिंग तैयार करने में हेल्प करेगा, बच्चे का मॉरल बढ़ाएगा और बच्चे का इंटरेस्ट लेवल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बच्चे को पता चलता जाएगा ना कि हमारा कहाँ कहाँ पे एक कमी वाला एरिया है। बच्चा क्या करेगा, उसको हमेशा सुधारने के लिए प्रिपेयर रहेगा। नेक्स्ट है रिमीडियल टीचिंग इज डिनोटेड और रिलेटिंग टू स्पेशल टीचिंग मेथड्स और मटेरियल फॉर बैकवर्ड एंड स्लो लर्नर। कुल मिला के रिमीडियल टीचिंग डिनोट क्या करता है या रिलेट क्या करता है, एक स्पेशल टीचिंग प्रोसेस, एक स्पेशल टीचिंग मेथड, एक स्पेशल मटेरियल जो कि किसके लिए हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड और स्लो लर्नर के लिए हो सकता है। बेसिकली ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, गिफ्टेड बच्चों के लिए भी हो सकता है और इसके अलावा जिनका बैकवर्ड एरिया यानी कि बहुत ही बुरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका आगे पीछे पढ़ाई का दूर दूर तक का नाता नहीं रहता है, तो उनके लिए भी हम उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रीज़न और कॉज को ढूंढ कर उनको एक रिमीडियल टीचिंग दे सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि रिमीडियल टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिमिनिश एग्जामिनेशन स्ट्रेस और फियर अमंग द स्टूडेंट, यानी कि ये रिमीडियल टीचिंग बच्चों के अंदर एग्जाम फोबिया को क्या करेगा, कम करेगा और उनका एग्जाम का बर्डन कम करेगा। कैसे कम कर सकता है भाई, देखिए बच्चे को पता चलेगा कि हमारा ये यूनिट में ये प्रॉब्लम था और उसको हमने डायग्नोस किया, फिर उसकी रेमेडी दी, तो यानी कि क्या हुआ, हमारे चैप्टर में सुधार हुआ। तो बच्चा जब अच्छे से सुधार करेगा, अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज़ को कम करता जाएगा, ओवरकम करता जाएगा, तो उसको उस एग्ज़ाम देने में भी डर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिमीडियल टीचिंग के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू एंश्योर रिमीडियल टीचिंग वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। एक टीचर का मतलब रिमीडियल टीचिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब भी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर टू मिनिमाइज बर्डन ऑफ द करिकुलम। करिकुलम के बर्डन को, बोझ को कम करने के लिए रिमीडियल टीचिंग का यूज़ किया जा सकता है। टू कीप कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और कुल मिला के एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड बन के प्रिपेयर हो जाता है, उसको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके फर्दर यूज़ कर सकते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल का है, इस क्लास का है और इसका ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, उसने कब एंट्री ली थी, वो किस फील्ड में वीक था, उसने कब कब किस यूनिट में कितने कितने नंबर स्कोर किए और अल्टीमेट उसका फाइनल में क्या रिजल्ट रहा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं टू एंश्योर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन
इवेल्युएशन प्रोसेस एंड द करिकुलम। जो रिमीडियल टीचिंग है आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है किसके किसके बीच में, इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम के बीच में। क्योंकि देखिए हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, बच्चे के अंदर क्या कमी है ना, बच्चा किस एरिया में वीक है, बच्चा क्या बेटर कर सकता है और क्या बेटर करने की कोशिश कर सकता है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सारी चीज़ें क्या होंगी, बाहर आएंगी। और करिकुलम कहीं ना कहीं एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड है। अगर करिकुलम बहुत टफ होगा तो वो सारे बच्चों के लिए होगा, तो एक एवरेज टाइप का करिकुलम का भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूविंग अचीवमेंट लेवल बाय इन्हेंसिंग देयर कैपेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है अपने अचीवमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को मोटिवेशन देंगे, बार बार हम रेमेडी देंगे उसकी प्रॉब्लम के लिए, तो उसका सोल्यूशन तो ऑटोमेटिक बच्चे को आ जाएगा ना। तो डे बाई डे क्या होगा, बच्चा अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को सुधारेगा और अपने अचीवमेंट लेवल में क्या करेगा, सुधार करेगा। तो आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ क्या है रिमीडियल टीचिंग का, क्यों बनाएंगे हम, ज़रूरत क्या है इसकी। तो ज़रूरत ये है कि बच्चा क्या हो सकता है, क्लास पार्टिसिपेशन देखने के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद रेनफोर्समेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों में क्या करेगा रिमीडियल टीचिंग, सुधार करेगा। फिर लर्निंग बेसिक स्किल्स, दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ, हर बच्चे की डेवलपमेंट और विकास के लिए क्या है, बेटर है रिमीडियल टीचिंग, इसलिए यूज़ करना चाहिए हमें। फिर गुड कंटेंट नॉलेज, इस रिमीडियल टीचिंग से बच्चे का जो कंटेंट नॉलेज है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टीचर के साथ साथ। टू असिस्ट द पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट के असिस्टमेंट के लिए बेटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पुअर स्टूडेंट है तो यार उसको पढ़ना तो उसके लिए बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है, तो पहले वो खाने पीने की चीज़ों को देखेगा। तो कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी स्कूल में होते हैं जिनको अपने स्कूल के बाद बहुत सारा जाकर घर पर काम करना होता है ताकि उनके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो, तो इन बच्चों के लिए भी रिमीडियल टीचिंग की जा सकती है, असिस्ट करेगा। फिर है टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज ऑफ द पैडागोजिकल सब्जेक्ट, यानी कि पैडागोजिकल सब्जेक्ट की मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चे को पैडागोजी पढ़ने में क्या इशू आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं डील कर पा रहा, तो बेसिकली पैडागोजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी है ना, पैडागोजी एक तरीके की स्किल है जहाँ पे हम बेटर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, पैडागोजिकल वाले पोर्शन को कम करते हैं। तो यहाँ पर टीचर ये काम कर सकता है रिमीडियल टीचिंग को बनाकर या यूज़ करके। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशंस है। देखिए हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन क्या है रिमीडियल टीचिंग का, हम इसको देख सकते हैं। रिमीडियल टीचिंग इज टोटली अ डिफरेंट वे टू डू वॉट एवर इट फॉलोज द फर्स्ट टीचिंग। देखिए रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है किस टीचिंग से, जो भी आपने पहले टीचिंग की है उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। यानी कि रिमीडियल टीचिंग में आपको हर तरह से इम्प्रूव करके, सुधार करके, प्रिपरेशन करके, प्लानिंग करके ही पढ़ाना है। पहले वाले टीचिंग की तरह आप कर देंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इफ़ यू मिक्सचर ऑफ न्यू स्टेप्स विद द ओल्ड इट मे नॉट बी क्लियर इनफ टू हेल्प द स्टूडेंट। अगर हम पहले वाले ही मेथड की तरह जैसे हमने पहले पढ़ाया था तो बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, तो उसी को रिमीडियल टीचिंग में भी उसी मेथड को अडॉप्ट कर देंगे तो बच्चे का क्या होगा, सुधार नहीं होगा। हम यहाँ पे बच्चे की नीड की भी तो बात कर सकते हैं ना, इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। तो और ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा डिलेड फीडबैक फ्रॉम द टीचर और इंस्ट्रक्टर। कभी कभी क्या होता है ना, टीचर अपने वर्क शेड्यूल में इतना बिजी होता है कि वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं दे पाता है। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इतना नंबर लाएगा, इतना नंबर कर सकता है, तो उसको हम प्रॉपर फीडबैक नहीं देते, तो जिससे बच्चा अपनी क्या होता है, कमियों और अच्छाइयों को पहचान नहीं पाता है। तो हम लिमिटेशंस में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो टीचर अगर प्रॉपर फीडबैक प्रॉपर टाइम पे बच्चे को देगा तो बच्चा अपनी लर्निंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मूव ऑन द नेक्स्ट साइड। लिमिटेशन के बाद प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रोसेस में क्या क्या तरीका हो सकता है रिमीडियल टीचिंग को परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अंडर अचीवर, यानी कि सबसे पहले टीचर को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये बच्चा है वो अंडर अचीवर क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मान लीजिए वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कि उसका टीचर अच्छा नहीं है। तो ये जो अंडर अचीवर बच्चा है जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है, वो किस स्पेसिफिक एरिया में फेस कर रहा है, टीचर को इस बात का सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में बात कर सकते हैं कि डायग्नोस द डिफेक्ट एंड इट्स कॉजेज। जब उसको प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि उसका किस एरिया में प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे, उसकी कमी को निकालेंगे, और उस कमी को निकालने के बाद उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, उस कारण को टीचर क्या करेगा, ढूंढेगा, तभी ना उसकी इसकी रेमेडी देगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग, है ना।
नेक्स्ट बात कर सकते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिपेयर्ड रिमीडियल इंस्ट्रक्शन। फिर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक वो रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करेगा, यानी कि एक अच्छा टीचिंग मेथड प्रिपेयर करेगा जिससे उस टॉपिक को वो क्लियर करेगा। लास्ट में क्या करेगा, एनालाइजिंग द रिमीडियल मेजर्स एंड रिजल्ट। लास्ट में क्या करेगा, वो जो भी उसने टेस्ट लिया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया है, उससे रिलेटेड उसकी जो भी उसने रेमेडी दी है बच्चे को, उसको वो क्या करेगा, प्रॉपर उसका हर एक स्टेप चेक करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करेगा और देखेगा कि उसके पहले के रिजल्ट में और बाद के रिजल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, तो उसी के हिसाब से वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो आप ये प्रोसेस याद रख सकते हैं। पहले पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर, नंबर 2 पे है आपका डायग्नोसिंग द डिफेक्ट्स एंड इट्स कॉजेस, नंबर 3 पे है आपका implications ऑफ प्रिपेयर्ड रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस, और नेक्स्ट पे है आपका लास्ट वाला एनालाइजिंग द रिमीडियल मेजर्स एंड द रिजल्ट्स। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग क्या है, सिद्धांत, किन किन सिद्धांत पे काम कर सकता है रिमीडियल टीचिंग। तो देखिए, टीचर क्लास में जाने से पहले एक अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, टीचिंग प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए जब भी वो रिमीडियल टीचिंग की प्लानिंग कर रहा है। फिर जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देगा बच्चों के साथ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो भी वो टॉपिक डिलीवर कर रहा है प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ डिलीवर करे, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे और टू द पॉइंट रहे। नेक्स्ट बात कर सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। टीचर को वन वे टीचिंग नहीं करनी है, बच्चे और टीचर को अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को भी क्या कराना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना। कैसे करा सकते हैं, बच्चे से क्वेश्चन पूछ के करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे डांट कर कभी टीचर को नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि उसके क्वेश्चंस को उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा उसको आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर सकते हैं प्लानिंग ऑफ डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़। वो अपनी टीचिंग में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर सकता है जिससे उसकी टीचिंग क्या होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है और बच्चे को क्या हो सकता है, लर्निंग इंटरेस्ट आ सकता है और मोटिवेशन भी मिल सकता है उसकी टीचिंग के थ्रू। मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चे जो टीचर है अपने बच्चों के साथ मिलकर वो टू वे कम्युनिकेशन करेगा, उसको ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है ताकि हमारे जो टीचर का क्लासरूम है वो काफ़ी हेल्दी हो और अच्छा एनवायरनमेंट हो, ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके, यानी कि जो भी वो पढ़ा रहा है उसकी लर्निंग कैसी हो, मीनिंगफुल हो। और वो टीचर का लर्निंग एनवायरनमेंट जितना बेटर होगा, अपने बच्चों के साथ जितना इंटरेक्शन होगा, जितना डिस्कशन होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, वो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, वो लर्निंग कैसी होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर हम टीचिंग मैक्सिमम्स की बात करते हैं तो हम प्राइमरी सेक्शन में देखते हैं कि बच्चे को हम पहले सरल वाली चीज़ें बताते हैं, फिर जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है उनको हम डिफ़िकल्टी की तरफ ले जाते हैं, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बच्चे को हम कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक, फिर नोन टू अननोन की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो भी यहाँ पे 3 6 to 9 प्रिंसिपल है बेसिकली। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिविटीज़ ऑफ रिमीडियल टीचिंग क्या हो सकती हैं, तो टीचर कैसे कैसे एक्टिविटी करा सकता है, गिविंग इंपॉर्टेंस इन द क्लास, टीचर को अपने क्लास को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है, बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चा क्या है, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा के पास भी नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है और बहुत वो क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ एवरी अचीवमेंट, बच्चे की हर छोटे बड़े अचीवमेंट को टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा इंकरेज करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है गिविंग मेमोरी टिप्स, बच्चे को टीचिंग के दौरान कुछ कुछ जीके की नॉलेज आप दीजिए, बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए याद करने के रिगार्डिंग, उसको कुछ बुकिश नॉलेज से हटकर आप बाहर की नॉलेज भी दीजिए, रियल वर्ल्ड की नॉलेज भी दीजिए, और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे इसका भी ज्ञान वो बच्चे को दे सकता है अपनी क्लासरूम में। नेक्स्ट है एनकरेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास, हमेशा बच्चे को आप प्रोत्साहन दीजिए कि बच्चा आपकी क्लास में हमेशा एक्टिव बना रहे, वो सोता ना रहे, वो डल ना रहे, चाहे वो आपकी फर्स्ट बेंच हो चाहे वो आपकी लास्ट बेंच हो। सिटिंग अरेंजमेंट में भी ध्यान देना चाहिए, बच्चे को हमको सर्कुलेट करके बिठा सकते हैं, वीक बच्चों को हम आगे भी बिठा सकते हैं, ऐसा भी काम किया जा सकता है, इससे भी आपकी क्लास क्या होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और डे बाई डे आप सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले वाले दिन आप इस बच्चे को बिठा लिए तो उसको लास्ट बेंच पे बिठा लिए, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ऐसे करके सभी का नंबर फर्स्ट बेंच के लिए भी आएगा और सभी का नंबर लास्ट बेंच के लिए भी आएगा, यानी कि हर सीट पे सारा बच्चा बैठ पाएगा, किसी बच्चे को किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर टीचर क्या कर सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकता है ना, इसके अलावा टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होनी चाहिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करा सकता है, टीचर अपना बच्चों के साथ फ्रेंडली हो सकता है, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट भी हो सकता है, और टीचर जो कर सकता है वो स्पेशल गाइडेंस भी दे सकता है बिफोर रिमीडियल टीचिंग एंड आफ्टर रिमीडियल टीचिंग। तो ये टीचर की ड्यूटी है, तो रिमीडियल टीचिंग के बारे में वो जब भी प्लान करेगा तो वो बच्चे की नीड को ध्यान रख के करेगा। नेक्स्ट है कैसे करा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं रिमीडियल टीचिंग को कंडक्ट कराने की। तो सबसे
पहला हो सकता है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे का जो भी नीड है एक बच्चे का है ना, तो हम पर्टिकुलर उस बच्चे को स्कूल टाइम से बाहर देखकर उसको स्टाफ रूम में बुलाकर या कहीं अलग से उसको टाइम देकर, जब भी टीचर फ्री हो अपने अपने डेली रूटीन के वर्क से, बच्चा भी फ्री हो, उसका क्लास मिस ना हो, तो टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, उसको टीच कर सकती है। तो इसी को हम इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग बोल सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि टीचर एक बच्चे को इंडिविजुअली डील कर रही है। तो इससे बच्चे का जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो अपने टीचर पे है, और टीचर का सारा फोकस कहाँ है, बच्चे पे है। हालांकि ये बेसिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि टीचर किसी एक बच्चे को उठा के स्पेसिफिक टाइम दे पाए, बट टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, तो टीचर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये काम आप कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्रुप ट्यूटोरियल है। तो ग्रुप ट्यूटोरियल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे पीपल हो सकते हैं, 2 3 4 वॉट एवर जो भी है, और टीचर एक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, आप देख सकते हैं कि अगर ग्रुप में बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, सबकी सेम होनी चाहिए, प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं होगी। अगर सबकी प्रॉब्लम सेम होगी तो टीचर क्या करेगा, टीचर सारे बच्चों को बिठाल के उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको वो सोल्यूशन दे देगा और उनकी रेमेडी कर देगा। मान लीजिए किसी इन सारे बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो टीचर बैठेगा, उनको बताएगा रीडिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी रीडिंग को कैसे सुधार सकते हैं। तो इस पे काम टीचर कर सकता है, जिसको हम लोग ग्रुप ट्यूटोरियल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग सबसे अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजी होती है रिमीडियल टीचिंग की, कि आप अपने पढ़ाने के दौरान ही बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहिए। बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए आप फ्री करेंगे, है ना, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, डाउट आपका क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, वो आपके पास दोबारा फिर बुक और कॉपी लेकर आएगा ही नहीं। तो इससे भी एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हम बच्चे के क्वेश्चंस को या बच्चे के डाउट्स को हमेशा लें और उनके डाउट्स को शांत करें, क्योंकि बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, है ना, उनके डाउट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है। तो आप अपनी क्लासरूम टीचिंग को हमेशा क्या बनवाइए, 2 वे टीचिंग कीजिए, 2 वे कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि जो टीचर है और बच्चा है दोनों का इंटरेक्शन बना रहे। 2 वे कम्युनिकेशन करा सकते हैं आप, है ना, दोनों तरफ से सवाल जवाब होगा तो क्या होगा, क्लास का जो इंटरेस्ट लेवल है वो बना रहेगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग का मतलब है कि बच्चा खुद से चीज़ों को क्या करे, जाने और अपने अपने आप को निर्देशन दे कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो अपने आप को पहचाने, वॉट एवर। तो टीचर यहाँ पे क्या कर सकता है, टीचर एक बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकता है और बच्चे को उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बात कर सकता है। तो यहाँ पे हम टीचर को हम बोल सकते हैं कि टीचर को बच्चे के अंदर क्या करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करना है, जिसको हम संरचनावाद बोलते हैं। यानी कि अगर हम संरचनावाद की बात करते हैं तो बच्चे का क्या है, ज्ञान का निर्माण उसके खुद के अंदर होता है, बच्चे के अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। तो टीचर को ये पावर बच्चे को देनी चाहिए। तो बच्चे के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे देखिए आइडिया भी जनरेट हो सकते हैं, बच्चे अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट में क्या है, इनफॉर्मल काइंड ऑफ टीचिंग। इनफॉर्मल काइंड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ, स्कूल की टीचिंग नहीं, है ना, किसी बाउंड्री में नहीं, सिलेबस या करिकुलम की टीचिंग नहीं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बाहर निकल के आते हैं, जहाँ पे ना कोई करिकुलम है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई टाइम पीरियड का बाउंडेशन है, और ना ही सिलेबस का बाउंडेशन है, ना ही टीचर का, तो बच्चे यहाँ पे फुल्ली क्या कर सकते हैं, एक इनफॉर्मल तरीके से रिमीडियल टीचिंग को परफॉर्म करके कुछ नया क्रिएटिव बनाएंगे। होता है ना कि हो सकता है बहुत से बच्चे मतलब मान लीजिए स्टडी में अच्छे नहीं है, तो हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, वो सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, डांस में अच्छे हो सकते हैं, योगा वगैरह में अच्छे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा हो। तो ये भी क्या होता है, इनफॉर्मल काइंड ऑफ टीचिंग का मेथड का यूज़ करके हम बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। आप इस इमेज में दे सकते होंगे, बच्चे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिक्स लिए हुए हैं, कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, शेप्स भी लिए हुए हैं। तो अलग अलग तरीके की ये शेप भी बना सकते हैं, कुछ भी स्क्रम्बल अरेंज कर सकते हैं, कोई नया शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से इनकी टीचिंग हो सकती हो सकता है इनका इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम। मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड स्कीम क्या कहता है, बेसिकली दिस स्ट्रेटजीज इज बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड स्कीम। जो ये स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं आपकी रिवॉर्ड पे बेस्ड है। रिवॉर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑल एस्पेक्ट। देखिए अगर हम बच्चे को बता देंगे, क्योंकि हम कोई भी कंपटीशन करा रहे हैं, मान लीजिए क्विज कंपटीशन ही करा रहे हैं, तो उस बच्चे को पहले से बता देंगे कि इस कंपटीशन के कंप्लीट होने के बाद जो भी टॉप पे रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज़, फिर सेकेंड प्राइज़, फिर थर्ड प्राइज़। तो बच्चे को हमेशा
क्या कीजिए, मोटिवेट करिए चीज़ों को कराने के लिए कि हम स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, एक अपने तरीके से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अगर हम उनको पहले से बता देंगे कि ये कंपटीशन संपन्न होगा तो तुम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिलेगा, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को काफ़ी लर्न कराएगा, बाकी मतलब एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि हमको भी फर्स्ट आना है। फिर हर बच्चे चाहेगा कि हमको फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो इसके चक्कर में सारे बच्चे क्या करेंगे, एक अच्छा प्लानिंग बनाएंगे और एक अच्छी लर्निंग करेंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर काफ़ी सुधार होगा। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं तो जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो ऑर्टन गिलिंघम की है। ये दो लोगों का एक अप्रोच है, एक थेरेपी है जो कि काफ़ी हिट हुई थी और फेमस हुई थी। तो इट इज़ अ अप्रोच और मेथड फॉर स्टूडेंट विद रीडिंग डिफ़िकल्टी। ये थेरेपी या अप्रोच उन बच्चों के लिए थी जिनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप इनको देख सकते हैं, इनकी इमेज यहाँ पे लगा रखी है मैंने। अन्ना गिलिंघम एंड डॉक्टर सैमुअल ऑर्टन पायनियर्स थे ये रीडिंग थेरेपी के। तो ये क्या करते थे, उनकी रीडिंग थेरेपी देते थे जिनको क्या रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने रीडिंग स्किल को डिवाइड कर रखा था छोटे छोटे सब रीडिंग स्किल में, कि बच्चा डायरेक्ट पढ़ने तो नहीं लगेगा, बच्चे को पहले हम साउंड सिखाएंगे, फिर अल्फ़ाबेट्स सिखाएंगे, फिर लेटर सिखाएंगे, और इसके थ्रू ये पूरी थेरेपी करा के क्या करेंगे, इनकी रीडिंग स्किल को हम बेटर कर सकते हैं। तो इनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी हिट अप्रोच है ऑर्टन गिलिंघम की। ठीक है, ये इस तरीके की स्ट्रेटजी अप्रोच है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट फॉरगेट इट, बी रिमेंबर। तो पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रिमीडियल टीचिंग करेंगे तो क्या क्या, ओनली स्टूडेंट ऑफ द सेम लेवल शुड रिसीव द रिमीडियल टीचिंग इन द सेम लेसन। देखिए, केवल वही स्टूडेंट और उसी लेवल की प्रॉब्लम को हमको लेना है जिसमें जिनका लेसन सेम हो। मान लीजिए हर बच्चा अलग अलग है, तो हर बच्चे के लिए क्या हमको अलग अलग रिमीडियल टीचिंग को प्लान करना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए क्या हो सकता है, वो रिमीडियल टीचिंग उस बच्चे के लिए बेटर हो सकती है, पर हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए ना हो, क्योंकि मान लीजिए एक बच्चे को साइंस के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है ना, ठीक है, और दूसरे बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है। ठीक, और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सेम भी है, लेसन सेम भी है, तो बच्चे को हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, दूसरे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो यहाँ पे टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेम लेसन है उसके हिसाब से, अगर आपको मान लीजिए यूनिट 4 में दिक्कत है, लाइट वाले टॉपिक में दिक्कत है या फोर्स वाले टॉपिक में दिक्कत है, और आपके पास क्या है, 2-3 बच्चे हैं, तो फोर्स वाले टॉपिक में हो सकता है किसी को फोर्स नहीं आता हो, किसी को फोर्स के एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे हो, किसी को फोर्स का डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सबका क्या है, लेसन तो एक है, लेकिन सबका डिफिकल्टी लेवल क्या है, अलग अलग है, डिफिकल्टी एरिया अलग अलग है। तो टीचर को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसकी रेमेडी को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिमीडियल टीचिंग हेल्ड आफ्टर द रेगुलर और बिफोर द क्लास स्कूल टाइम। रिमीडियल टीचिंग को टीचर कंडक्ट करा सकता है ना, एक रेगुलर क्लास के बाद भी, रेगुलर क्लास से पहले भी, या स्कूल आवर के बाद भी, जैसे टीचर को जो भी कन्वीनियंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक बच्चे के लिए रिमीडियल टीचिंग को परफॉर्म कर सकता है, या क्लास के लिए भी कर सकता है, अलग से एक्स्ट्रा क्लास देकर उसको पढ़ा सकता है। मान लीजिए कुछ टॉपिक है, मान लीजिए साइंस के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको जो बच्चों को क्लास में, कॉमन क्लास में समझ में नहीं आया, उसको डेली क्लास में समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है ना। एक्स्ट्रा क्लास लेकर क्या करेगा, उन बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को उस टॉपिक से रिलेट करके कम करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमीडियल टीचिंग गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू लर्नर हु आर फॉलन बिहाइंड। यानी कि रिमीडियल टीचिंग कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लर्नर होकर भी क्या करते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, कभी आंसर नहीं देते हैं क्लास में, और उनको अंदर ये डर रहता है कि जो हम आंसर देंगे वो गलत होगा कि सही होगा, दे डोंट नो। तो इस वजह से वो क्या रहते हैं, वो थोड़े से छिपे छिपे टाइप के रहते हैं। तो इन बच्चों पर भी टीचर को ध्यान देना है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, A remedial preparation for syllabus should be based on the analysis of error made by the student। यानी कि जो remedial preparation है या जो remedial teaching है वो syllabus पे बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, उनकी नीड, उनकी बेस, उनका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को काम करना है। फिर नेक्स्ट है टीचर शुड टेक करिकुलम ऑलवेज ब्रेन स्टॉर्म। यानी कि ये टीचर को अपने पाठ्यक्रम में जो भी वो टीचिंग पढ़ा रहा है, अपने पाठ्यक्रम को जो पूरा करा रहा है, तो टीचर को ऐसा होमवर्क देना चाहिए कि बच्चे अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, अपने दिमाग का भरपूर उपयोग कर सके, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही होता है कि अपने ब्रेन पर फोकस करना और नए नए क्या करना, आइडिया जनरेट करना, क्योंकि बच्चे भी क्या है, आइडिया जनरेटर होते हैं। तो हम बच्चों को भी इस तरीके की चीज़ों को बता सकते हैं करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप रिमेंबर रख सकते हो रिमीडियल टीचिंग में। ठीक है, और कंक्लूजन, ओवरऑल लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करते हैं, बट नॉट द लिस्ट। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, रिमीडियल टीचिंग है, वो एसेंशियल है। किस लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को और लर्निंग आउटकम को परफॉर्म करता है और बेटर बनाता है। ड्यू टू इन फर्स्ट स्टेप टीचर कंटेंट रिलेटेड सब्जेक्ट।
टीचर बेसिकली करता क्या है रिमीडियल टीचिंग में कि वो प्रॉपर तरीके से जो भी उसका पढ़ाने का तरीका होता है उसको पढ़ाता है और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट बात कर सकते हैं, आफ्टर द चेकिंग स्टूडेंट एबिलिटी अंडरस्टैंड द टीचर टेक डायग्नोस्टिक थ्रू द रिटन ओरल। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि टीचर जो होता है वो 3 तरीके का टेस्ट भी ले सकता है। जब बच्चे का फर्स्ट डे वो पढ़ाएगा तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा, क्वेश्चन को पूछ कर कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चा किस नॉलेज का है, किस लेवल का है, तो अपने अगले दिन की टीचिंग को उसी के अकॉर्डिंग लेगा, अगले दिन के टॉपिक को भी वो उसी के अकॉर्डिंग लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर सकते हैं तो आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टीचर गिव द रिमीडियल टीचिंग। जैसे भी टीचर की सिचुएशन होगी, टीचर को लगेगा कि बच्चा कितना जानता है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी उसी के अकॉर्डिंग वो चूज़ करेगा और अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में सुधार करेगा। नेक्स्ट है थ्रू द रिमीडियल टीचिंग अगेन स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ द कंटेंट। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग में क्या कर सकता है कि जो स्टूडेंट है, जो उसका डिफिकल्ट पोर्शन है, जो उसको समझ में नहीं आता, उसको वो प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिर रिमीडियल टीचिंग इज अ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। रिमीडियल टीचिंग हर तरह से बच्चे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, मतलब बच्चे का कंटेंट एनरिचमेंट होना है, बच्चे को सुधार होना है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना है। तो कंक्लूजन में हम इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। और अगर हम सिंपल सी बात करते हैं रिमीडियल टीचिंग की साइकिल की, कि रिमीडियल टीचिंग का स्टेप हो क्या सकता है, तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। जैसे वेट अ मिनट, है ना, रिमीडियल टीचिंग की अगर प्रोसेस की बात कर सकते हैं तो टीचर क्या करेगा, पहले नॉर्मल टीच करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, वो नॉर्मल टीचिंग करने के बाद क्या करेगा, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएगा। ठीक, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद वो क्या करेगा, फिर से री टीच करेगा। ठीक है, फिर से रिमीडियल, इसको रीटीच भी बोल सकते हैं, रिमीडियल टीचिंग भी बोल सकते हैं और रीटीच भी बोल सकते हैं। यानी कि उसने नॉर्मल पहले टीचिंग की, फिर टीचिंग करके जो भी उसकी प्रॉब्लम आई तो उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया और इसके बाद उसने क्या किया, अपना रिमीडियल टीचिंग को फिर से परफॉर्म किया। तो ये रिमीडियल टीचिंग की साइकिल की अगर बात कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, टीचिंग, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, ठीक है, फिर ये रिमीडियल टीचिंग करेगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आरटी, तो इस प्रोसेस को आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, है ना। तो वीडियो आपको थोड़ा भी बेटर लगा हो, पसंद आया हो, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो ऑल ऑफ देम, है ना। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। इन केस कोई दिक्कत होगी तो यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। वीडियो थोड़ा भी नीडीफुल हो या हेल्पफुल हो तो आप मुझे हेल्पफुल कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के पर्पज़ से तो था ही, बीएड के पर्पज़ से भी था, एमएड के पर्पज़ से भी था। आप इसको देख लीजिएगा और ये आपके प्रोजेक्ट पर्पज़ से तो हेल्प करेगा ही करेगा। टॉपिक इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड द रिमीडियल टीचिंग। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।